बताइए, इंडक्टिव इफेक्ट समझ में आया था कल? है ना? इंडक्टिव इफेक्ट कैसा इफेक्ट है? परमानेंट इफेक्ट है, ये टेम्पोररी इफेक्ट नहीं है। लेकिन जब हम लोग रिजोनेंस पढ़ेंगे, है ना, रेजोनेंस पढ़ेंगे उस समय वो रेजोनेंस जो है टेम्पोररी इफेक्ट रहेगा। इसीलिए ये जो फीचर्स है, ये फीचर्स याद रखते जाइएगा, ठीक है? हाँ। तो इंडक्टिव इफेक्ट कैसा इफेक्ट है? परमानेंट इफेक्ट है। ये ट्रेवल किस बॉन्ड के थ्रू करेगा? सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, ये सभी बेसिक चीज है, ये सब याद करते जाइएगा। थ्रू ये मूव नहीं करेगा। ठीक है, ये डिस्टेंस पे डिपेंडेंट होता है। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होते जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होते जाएगा? डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है, ये कितना कार्बन तक वैलिड होता है? ओनली 3 कार्बन तक ये वैलिड रहता है। ठीक है, ये सारा फीचर्स है, ये याद रखिएगा। इसमें सिर्फ होता है क्या? पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होगा? पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कंप्लीटली शिफ्टिंग नहीं होता है, जबकि रेजोनेंस में कंप्लीट शिफ्टिंग होगा। बताइए, ये याद किए थे प्लस आई ग्रुप कौन कौन सा है? क्योंकि आज क्वेश्चन बनेगा तो ये सारा याद रहेगा, तभी पता चल पाएगा। क्या याद किए थे? तो ये याद कर लीजिएगा, ठीक है? क्वेश्चन बनाते बनाते वैसे याद तो हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार अच्छा से याद कर लीजिएगा। सबसे बड़ी बात है ये ऑर्डर, ऑर्डर याद रखना है। ठीक है, किसका स्ट्रेंथ किससे ग्रेटर है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में आपका ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। ठीक है, तीनों आ जाएगा, बोला जाएगा सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कौन है। तो जब तक ये ऑर्डर याद नहीं रहेगा तब तक हम लोग स्टेबिलिटी का कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए स्टेबिलिटी याद रख, ये इसका ऑर्डर याद रखना मेन सबसे जरूरी है। ठीक है, इसके बाद देखिए, आपको टी दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना, और एच दिख रहा है, ये क्या है पता है? टी डी एच ये सभी क्या है पता है? टी डी एच, हाइड्रोजन तो पढ़े होंगे सभी, है ना? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है? हाइड्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है पता है? 3 होता है। कौन कौन होता है? ट्रीटियम, है ना, हाइड्रोजन का 3 इलेक्ट्रॉन्स। एक तो हाइड्रोजन होता है, ठीक है। दूसरा क्या होगा? ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। थर्ड ट्रीटियम। हाइड्रोजन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एच से। हाइड्रोजन का सिंबल एच होता है। ड्यूटेरियम का सिंबल क्या हो जाएगा? डी। उसी तरह ट्रीटियम का सिंबल क्या हो जाएगा? टी। ठीक है, ये एच डी टी ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन है। तो ये तीनों में से सबसे ज्यादा प्लस आई ग्रुप कौन शो करेगा? टी वाला। ठीक है, जो टी वाला इलेक्ट्रॉन्स है हाइड्रोजन का, उसका सबसे ज्यादा प्लस आई होता है। उसके बाद ड्यूटेरियम का, उसके बाद हाइड्रोजन का। ये हाइड्रोजन में भी आ जाएगा कंपैरिजन करने के लिए, तो ये याद रखिएगा। प्लस आई ग्रुप सबसे ज्यादा कौन लगाएगा? टी, है ना, उसके बाद ड्यूटेरियम, उसके बाद हाइड्रोजन।
ये था माइनस आई ग्रुप, ठीक है, प्लस आई ग्रुप और माइनस आई ग्रुप, दोनों का ये जो ऑर्डर है, ऑर्डर याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए ऑर्डर का याद रहना जरूरी है। ठीक है, मान लीजिए ये यही है, एक ही क्वेश्चन में क्या आ गया आपका, एल्डिहाइड ग्रुप भी आ गया, कीटोन भी ग्रुप आ गया, और कार्बोक्सिलिक एसिड भी ग्रुप आ गया, दोनों जुड़ा हुआ है, एक ही क्वेश्चन में है, मतलब अलग अलग एक ही क्वेश्चन है, उसमें 3 अलग अलग कंपाउंड रहेगा, एक कंपाउंड में क्या रहेगा, एल्डिहाइड ग्रुप, दूसरे कंपाउंड में कीटोन, और तीसरे कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा। तो पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, जो सबसे ज्यादा माइनस आई ग्रुप लगाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये सबसे ज्यादा जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, जिसमें कीटोन ग्रुप रहेगा उससे थोड़ा कम स्टेबल रहेगा। सबसे कम स्टेबल कौन रहेगा, एल्डी कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। ठीक है, तो इसी तरह जब तक ऑर्डर याद नहीं रहेगा तब तक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसीलिए क्या करना है, ये जो माइनस आई ग्रुप और प्लस आई ग्रुप का जो ऑर्डर है वो याद कर लीजिएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट देखे थे, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट कितना टाइप का होता था, 6 टाइप का होता था, है ना। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, क्या क्या होता है, फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, कार्बिन, नाइट्रीन, बेंजाइन। ठीक है, तो ये कैसा होता है रिएक्शन इंटरमीडिएट, हम लोग बोलते हैं किसको है, ये मान लीजिए रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। ठीक है, और बीच में क्या होता है, हम लोग का रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है इस दोनों के बीच में। तो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होगा, ये ना तो रिएक्टेंट होता है और ना ही प्रोडक्ट होता है, ये दोनों से अलग होगा, लेकिन ये स्टेबल होता है, रियल होता है, ठीक है, और मेजरेबल भी होता है। हम लोग उसको मेजर भी कर सकते हैं, एग्जिस्ट भी करता है और वो स्टेबल भी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है, ये भी थ्योरी में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट किसको बोलते हैं। बताइए, बॉन्ड फिजन कितना टाइप का होता था, याद है। बॉन्ड फिजन 2 टाइप का होता था, एक होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन, दूसरा हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन। तो जब भी होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन होगा तो हम लोग का क्या जनरेट होगा, फ्री रेडिकल। ठीक है, होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन से क्या जनरेट होता है, फ्री रेडिकल, सिर्फ और सिर्फ फ्री रेडिकल। ठीक है, तो हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन होगा, इससे क्या जनरेट होगा, एक तो कार्बोकेटायन, है ना, दूसरा क्या बन जाएगा, कार्बन आयन। कार्बन आयन बन जाएगा। तो होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन से फ्री रेडिकल जनरेट होता है, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन से कार्बोकेटायन और कार्बन आयन जनरेट होगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन होगा तो क्या होगा, जो ये इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एटम्स के पास चले जाता है इक्वली। तो और इसी को हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। तो ये हो गया होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन। ठीक है, तो हेटेरोलाइटिक में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये ए है और ये बी है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड में, तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होगा, किसी एक के पास चले जाएगा। ठीक है, किसी एक एटम्स के पास चले आता है। तो जिसके पास दोनों एटम्स आ गया उस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। जिस पे कोई भी एटम्स नहीं, जिस एटम्स पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आया उस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। ठीक है, और कार्बन पे प्लस को क्या बोलते हैं पता है, और कार्बन पे माइनस को क्या बोलते हैं। अगर कार्बन पे प्लस चार्ज आता है उसका नाम क्या होता है बताइए, और कार्बन पे माइनस चार्ज आता है उसका नाम क्या होता है। हाँ, कार्बन पे जो प्लस चार्ज है उसको बोलते हैं
कार्बोकेटायन, है ना, कार्बोकेटायन बोल देते हैं। और कार्बन पे माइनस आता है उसको बोलते हैं कार्बन आयन। बिल्कुल। तो ये दोनों जो है हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन से जनरेट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं फ्री रेडिकल का। फ्री रेडिकल का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। ठीक है, ये सारा प्रॉपर्टी किसका है, फ्री रेडिकल का है। तो इसमें सबसे पहले देखिए ये फॉर्म कैसे होता है, होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन से फॉर्म होता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, क्या क्या फ्री रेडिकल पे बताइए, फ्री रेडिकल पे कोई चार्ज है क्या, बताइए। कोई भी प्लस प्लस या माइनस चार्ज है, नहीं है। ठीक है, नहीं है। इसमें टोटल कितना इलेक्ट्रॉन होगा, क्या इसके ऑक्टेट में क्या पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन होगा क्या, बताइए। कार्बन के ऑक्टेट में क्या, मान लीजिए कार्बन पे फ्री रेडिकल है, ठीक है ना, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। तो ये कैसा होता है, न्यूट्रल स्पेसिज होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, चार्ज कोई नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन कितना होगा इसमें, 7 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 7 इलेक्ट्रॉन होगा उसके वैलेंस शेल में। तो हमेशा याद रखना है फ्री रेडिकल न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या है, डिफिशियंसी है, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, कितना उसमें इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, मतलब कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंट। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है या नहीं, गेन कर सकता है इलेक्ट्रॉन को, है ना, इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, इसलिए वो कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, एक्सेप्ट कर लेगा। क्या ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रो मतलब हो जाता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन। अब फाइल मतलब क्या होता है, फाइल मतलब होता है लव। ठीक है, इसको क्या चाहिए, जो मतलब कि जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। जिस स्पेसीज को इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। तो बताइए फ्री रेडिकल को इलेक्ट्रॉन चाहिए या नहीं चाहिए, चाहिए, क्योंकि एक्सेप्टर है, इसीलिए ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क कर सकता है। ठीक है, ये लिविस एसिड नहीं होता है। ठीक है, लिविस एसिड किसको बोलते हैं, जो वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, या जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। ऐसे देखिए कार्बन पे क्या है, फ्री रेडिकल है। ठीक है, कार्बन पे क्या है, फ्री रेडिकल है। दूसरा दूसरा कार्बन आया, इसके पास भी क्या होगा, फ्री रेडिकल होगा। ठीक है, दूसरा कार्बन भी क्या होगा, उसपे भी फ्री रेडिकल है। तो ये क्या होगा, आपस में ये कंबाइन हो जाता है। ठीक है, कंबाइन हो जाता है। बाकी इधर रहता है क्या, इसके अलावा क्या रहता है, हाइड्रोजन रहता है इसके साथ जुड़ा हुआ। ठीक है, इसके साथ क्या जुड़ा रहता है, हाइड्रोजन। तो इसीलिए इसीलिए क्या होता है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी होता है। ठीक है, जैसे देखिए फिर से इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बताते हैं। ये कार्बन है, ये कार्बन है। ठीक है, इधर हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। इधर हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास भी इधर हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन है। इसके पास ये फ्री रेडिकल है, इस कार्बन के पास भी फ्री रेडिकल है।
और ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास काउंट कीजिए कितना इलेक्ट्रॉन है। 2 यहाँ से है, 2 यहाँ से 4, 4 + 2 6 + 1। क्या बताइए, इस कार्बन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है या नहीं? ये क्या होता है, ये फ्री रेडिकल है। ये क्या है, फ्री रेडिकल है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। फ्री रेडिकल में क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, उसी को फ्री रेडिकल बोलते हैं। बताइए, इस कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन के पास भी कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसी तरह से हम लोग फ्री रेडिकल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन फिर भी एक इलेक्ट्रॉन का क्या है, डिफिशियंसी है। वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। तो यहाँ फ्री रेडिकल था और इस कार्बन के पास भी फ्री रेडिकल था। दोनों फ्री रेडिकल क्या होता है, ज्वाइन हो जाता है। ठीक है, दोनों के बीच में क्या होता है, बॉन्ड बन जाता है। तो इससे क्या हो गया, देखिए इस कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया और इस कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। इस तरह से होता है कार्बन के पास 7 इलेक्ट्रॉन। तो अब बताइए, ये जो है मैक्सिमम फ्री रेडिकल जो है कितना इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। तो क्या ये लिविस एसिड की तरह वर्क करेगा क्या, लिविस एसिड की तरह वर्क करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि लेविस एसिड वो एसिड होता है जो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, एक इलेक्ट्रॉन को नहीं, दो, एक पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, उसको बोलते हैं लेविस एसिड। तो फ्री रेडिकल लेविस एसिड की तरह वर्क नहीं करेगा। इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर में होगा या अनपेयर्ड में, अनपेयर्ड में होता है। तो अभी हम लोग इससे जस्ट पहले पढ़े थे सॉलिड स्टेट में कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगा, बताइए। और कोई भी एटम्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगा, पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक? बताइए क्या होगा, पैरा या डाया? है ना, पैरामैग्नेटिक होगा, बिल्कुल। तो फ्री रेडिकल का मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होता है, हमें ये याद रखिएगा मेनली। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन याद रहना चाहिए। क्या वो लिविस एसिड की तरह काम कर सकता है या नहीं, वो याद रहना चाहिए। मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगा, वो याद रहना चाहिए। ठीक है, तो फ्री रेडिकल का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, sp2 होता है। जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है इसका शेप क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर होता है, मतलब ट्रायंगल शेप का होगा। ठीक है, ट्रायंगल शेप का होगा। ठीक है, ट्रायंगल शेप का फायदा क्या है, देखिए ट्रायंगल शेप, इस पे जो कोई भी आने अटैक करने वाला कोई भी रिएजेंट आएगा, ठीक है, कोई भी रिएजेंट जो इस पे आके रिएक्शन करने वाला है उसको दो साइड मिल जाता है, मतलब दो रास्ता मिल जाता है उस पे रिएक्शन करने का। एक तो ये ऊपर से, और एक जो है इस प्लेन के नीचे से भी आके अटैक कर सकता है। ठीक है, तो ट्राइगोनल प्लेनर का ये है कि जो रिएक्शन, जो केमिकल रिएजेंट आ रहा है रिएक्शन करने के लिए, उसको दो रास्ता मिल जाता है। एक तो इस प्लेन के ऊपर से भी क्या कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है। दूसरा इस प्लेन के नीचे से भी है वो आके अटैक कर सकता है। तो फ्री रेडिकल का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 होता है। वो हम लोग देखेंगे बाद में, ठीक है। आगे से अटैक करेगा तो क्या होगा, जब नीचे से अटैक करेगा तो क्या होगा, वो बाद में देखेंगे। तो अभी मेन याद रखना है कि जो हाइब्रिडाइजेशन फ्री रेडिकल का कितना होता है, sp2 होता है। और जिसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा उसका शेप फिक्स्ड है,
कि ट्राइगोनल प्लेनर होगा ही होगा, ये हमेशा याद रखिएगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। तो बॉन्ड एंगल कितना होगा? ठीक है, बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है? 120 डिग्री के आसपास हो जाता है। ठीक है, अप्रोक्स 120, कंप्लीट तो नहीं होता है लेकिन 120 डिग्री एंगल हो जाता है बॉन्ड एंगल। अब देखिए क्या होगा कि स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल हम लोग को डिसाइड करना है। अगर कोई भी फ्री रेडिकल है, अगर इसके साथ प्लस आई ग्रुप वाला जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? कोई भी प्लस आई ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये क्या करेगा? प्लस आई ग्रुप क्या करेगा? कल के स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। ठीक है, प्लस आई ग्रुप क्या करता है? प्लस आई ग्रुप क्या करेगा? जब भी वह फ्री रेडिकल से जुड़ा हुआ रहेगा तो फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी को क्या करेगा? बढ़ा देगा। ठीक है, इंक्रीज कर देगा। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि प्लस आई ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? विड्रॉ करता है या बताइए पुल करता है? प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा या पुल करेगा? विड्रॉ और पुल दोनों मीन्स क्या होता है? सेम ही होता है मीनिंग दोनों का? बताइए, सेम नहीं होता है? दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। विड्रॉ मतलब भी होता है निकालना, और पुल मतलब भी होता है खींचना। हाँ, तो प्लस आई ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, पुल और विड्रॉ नहीं करता है। दोनों सेम ही मीनिंग होता है इसका मतलब। तो प्लस आई ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। ठीक है, डोनेट करेगा। तो फ्री रेडिकल को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए, और प्लस आई ग्रुप क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी कर रहा है। ठीक है, डोनेट भी कर रहा है। तो इसीलिए क्या होता है? प्लस आई ग्रुप जब भी फ्री रेडिकल से जुड़ा हुआ रहेगा तो फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? इंक्रीज। अब यहीं पे ऑर्डर हम लोग को जो फ्री प्लस आई ग्रुप का ऑर्डर याद रखना पड़ेगा। ठीक है, प्लस आई ग्रुप का ऑर्डर याद रखना पड़ेगा। अब देखिए, अगर फ्री रेडिकल से माइनस आई ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा तो ये क्या करेगा? फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी को घटा देगा। ठीक है, स्टेबिलिटी को क्या करेगा? डिक्रीज कर देगा ये। क्यों? क्योंकि फ्री रेडिकल को इलेक्ट्रॉन चाहिए। माइनस आई क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा और यहाँ से खींचेगा। कार्बन से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? और खींच लेगा। इसको पहले से कमी है इलेक्ट्रॉन का, और ये माइनस आई ग्रुप क्या कर रहा है? और इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, मतलब इस कार्बन को और अनस्टेबल कर रहा है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है? जब भी फ्री रेडिकल से माइनस आई ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा तो फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है, डिक्रीज होते जाएगा। तो यहाँ पे देख, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। जो इलेक्ट्रॉन से, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। लिविस एसिड किसको बोलते हैं? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को रिसीव करता है। ठीक है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा या एक्सेप्ट करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लिविस एसिड। ऐसे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, इधर हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन है।
यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये बॉन्ड क्या होगा, होमोलिटिकली ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, होमोलिटिकली ब्रेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इस हाइड्रोजन पे भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्या बन गया, फ्री रेडिकल। ये दोनों क्या हो गया, फ्री रेडिकल। इसी तरह बनता है। बताइए, फ्री रेडिकल के प्रॉपर्टी समझने में कोई प्रॉब्लम है क्या? फ्री रेडिकल, बताइए जयवाज जी, आपको कोई प्रॉब्लम है फ्री रेडिकल के प्रॉपर्टी समझने में, या कहीं पे कंफ्यूजन? ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कार्बोकेटायन। फ्री रेडिकल पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ते हैं कार्बोकेटायन का क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले हम लोग को पता है कि कार्बोकेटायन जो है जनरेट होता है हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन से। ठीक है, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन से। तो इस पे क्या होगा, कार्बन पे क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज। कार्बन पे क्या होगा, प्लस चार्ज। तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? ठीक है, इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होगा कार्बन के वैलेंस शेल में। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जैसे मान लीजिए ये कार्बन और ये कार्बन, या इसको छोड़िए, ये कार्बन, इसको हम लोग हाइड्रोजन लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। इधर क्या था, हाइड्रोजन। इधर भी क्या था, हाइड्रोजन। इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। तो अभी क्या है बताइए, इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा है या नहीं? इस कार्बन का ऑक्टेट अभी क्या है, पूरा है। पूरा कहने का मतलब कितना है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, अभी 8 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब ये बॉन्ड मान लीजिए कि हाइड्रोजन फ्यूजन हो गया इस बॉन्ड का, तो इसमें होगा क्या, तो इसमें क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। ये बॉन्ड टूटेगा, कार्बन पे कितना आ जाएगा, माइनस चार्ज। मतलब कार्बन पे दोनों इलेक्ट्रॉन आ गया, कार्बन पे नहीं, हाइड्रोजन पे दोनों इलेक्ट्रॉन आ गया मान लीजिए। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, ये हाइड्रोजन के पास आ गया। तो कार्बन के पास से क्या हो गया, कितना इलेक्ट्रॉन चला गया इसके ऑक्टेट से, बताइए। इसके ऑक्टेट में कितना इलेक्ट्रॉन था, 8 इलेक्ट्रॉन था। एक यहाँ था और एक यहाँ था। ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो गया, इस हाइड्रोजन के पास आ गया। तो इसके ऑक्टेट, इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, अभी बताइए। कार्बन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, 6, है ना, 6 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए जब भी कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा होता है, जब भी कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा होगा, तो उसमें उसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होगा। ये फिक्स है। फ्री रेडिकल में कितना होगा, 7 इलेक्ट्रॉन होगा फ्री रेडिकल में। ये ध्यान रखिएगा हमेशा। तो इसके ऑक्टेट में, इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसीलिए क्या होगा बताइए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, क्योंकि ये अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है ना। कार्बोकेटायन क्या कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। इसीलिए कैसा है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, क्या इलेक्ट्रोफाइल कर सकता है, बिल्कुल, क्योंकि इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। इट कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, और ये क्या कर सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट, ये लेविस एसिड की तरह वर्क कर सकता है। ठीक है, जितना भी कार्बोकेटायन है, ऑल कार्बोकेटायन एक्ट एज लेविस एसिड। क्यों, क्योंकि ये क्या करेगा,
1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा। जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वही क्या होता है, लेविस एसिड होता है। तो कार्बोकेटाइन क्या हो सकता है, लेविस एसिड की तरह वर्क कर सकता है। बताइए इसमें जो इलेक्ट्रॉन है कार्बोकेटाइन के पास, पेयर में या अनपेयर्ड में, पेयर्ड में है, इसीलिए इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक, क्योंकि ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। पेयर में रहेगा तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डाया रहेगा, और अनपेयर्ड रहेगा तो पैरामैग्नेटिक होगा। कार्बोकेटाइन का भी हाइब्रिडेशन कितना होता है, sp2 होता है। ठीक है, कार्बोकेटाइन का भी हाइब्रिडेशन sp2 होता है, इसीलिए इसका शेप भी क्या हो जाएगा, ट्रायगोनल, ट्रायगोनल प्लेनर। ठीक है, जहां भी sp2 आएगा वहां उसका हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा, sp2 होगा, और उसका शेप क्या हो जाएगा, ट्रायगोनल प्लेनर। तो शेप ट्रायगोनल प्लेनर है, तो इसका बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, तो इसका भी बॉन्ड एंगल 120 डिग्री के अप्रोक्स आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। हाइब्रिडेशन sp2 है, शेप क्या होगा, ट्रायगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल कितना होगा, अप्रोक्स 120 डिग्री। अब हम लोग को देखना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी प्लस आई ग्रुप और माइनस आई ग्रुप पे कैसे वेरी करता है। अगर किसी भी कार्बोकेटाइन से प्लस आई ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा तो वो क्या करेगा, कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा, है ना, स्टेबिलिटी को क्या करेगा, इंक्रीज कर देता है, क्योंकि कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ प्लस आई ग्रुप। अब 2-3 प्लस आई ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिसका प्लस आई ग्रुप सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ रहेगा जिसमें, वो क्या करेगा, कार्बोकेटाइन को ज्यादा स्टेबल करेगा। जिस प्लस आई ग्रुप का स्ट्रेंथ कम होगा वो कार्बोकेटाइन को कम स्टेबल करेगा। ठीक है, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये ध्यान रखना है। अगर माइनस आई ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा कार्बोकेटाइन से तो क्या करेगा, उसके स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा। ठीक है, सेम रीजन है, क्यों इंक्रीज करेगा क्यों डिक्रीज करेगा, जो फ्री रेडिकल में हम लोग पढ़े हुए हैं। तो माइनस आई ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा कार्बोकेटाइन से, लेकिन कार्बोकेटाइन को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसीलिए प्लस आई ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को देता है, तो कार्बोकेटाइन स्टेबल हो जाता है। माइनस आई ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, इसलिए कार्बोकेटाइन और अनस्टेबल हो जाता है, यही रीजन है। देखिए यहाँ पे इसका एग्जांपल दिया हुआ है कि कार्बोकेटाइन कैसे जनरेट होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये पहले इस तरह से जुड़ा हुआ था। ठीक है, कार्बन के साथ कौन जुड़ा हुआ था, Cl जुड़ा हुआ था, लेकिन Cl क्या किया, दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या किया अपने साथ लेके। ठीक है, क्लोरीन क्या किया, दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेके चला गया। इससे हुआ क्या, कार्बन पे आ गया प्लस चार्ज और क्लोरीन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो ये हम लोग का बन गया क्या, कार्बोकेटाइन। ठीक है, कैसा बन गया, कार्बोकेटाइन। तो इसमें जो बॉन्ड फिजन हुआ वो कौन सा हुआ है, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन, है ना, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन। तो बताइए कार्बोकेटाइन भी समझने में कोई दिक्कत है क्या, कोई भी पॉइंट समझने में कोई प्रॉब्लम, कहीं दिक्कत है क्या, कंफ्यूजन। ठीक है, उसी तरह हम लोग पढ़ेंगे कार्बन आयन, है ना, कार्बन आयन पढ़ेंगे। तो कार्बन आयन मीन्स क्या होता है, कार्बन पे माइनस चार्ज। ठीक है, कार्बन पे जब माइनस चार्ज आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन आयन। तो कार्बन आयन भी कैसे फॉर्म होता है, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन से होगा।
ठीक है, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन से होगा। तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब बताइए इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, बताइए। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, ये कार्बन है, ये क्लोरीन था। ठीक है, क्लोरीन था। क्लोरीन के पास पहले से 7 इलेक्ट्रॉन होता है अपना। ठीक है, ये किया क्या, ये जो बॉन्डेड दोनों जो इलेक्ट्रॉन था, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके चला गया। ठीक है, क्लोरीन क्या किया, इस दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेके चला गया। तो अब बताइए इस क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया टोटल? इस क्लोरीन के पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? हाँ, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। 9? 9 कैसे हो गया, काउंट कीजिए। काउंट कीजिएगा तो ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 4। हाँ, 8 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन होगा। तो कार्बन आयन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा सेल में? 8 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन होगा। इससे पहले हम लोग फ्री रेडिकल के पढ़े थे, फ्री रेडिकल में कितना इलेक्ट्रॉन था बताइए? 7 इलेक्ट्रॉन। कार्बोकेटायन में 6 इलेक्ट्रॉन, कार्बन आयन में 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये तीनों याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कभी कभी थ्योरी के बेस पे। ठीक है, बताइए अब इसका, इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है क्या? इलेक्ट्रॉन का कमी नहीं है इसके पास, है ना, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है ये। क्या ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है ये, है ना, किसी को भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। क्या ये न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या होता है अब देखिए। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो मतलब होता है न्यूक्लियस, है ना, एटम का जो न्यूक्लियस होता है। बताइए न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज, माइनस चार्ज, कौन सा चार्ज होगा न्यूक्लियस में? है ना, प्लस चार्ज होता है बिल्कुल, है ना, क्योंकि न्यूक्लियस में कौन होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पे होता है प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन पे होता है कोई भी चार्ज नहीं होता है ना, नो एनी चार्ज। तो ओवरऑल ये न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज आ गया? प्लस चार्ज। तो इसीलिए न्यूक्लियो मतलब क्या हो गया? प्लस चार्ज। ऐसा स्पीसीज जिसको क्या चाहिए? प्लस चार्ज चाहिए। ठीक है, ऐसा स्पीसीज जिसको प्लस चाहिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ऐसा स्पीसीज जिसको प्लस चार्ज चाहिए उस स्पीसीज को हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल। बताइए कार्बन पे माइनस है ना, कार्बन पे क्या है? माइनस है। ये कार्बन क्या खोज रहा होगा? ये चाह रहा हो कि हम न्यूट्रल हो जाए। न्यूट्रल हो जाने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा? कहीं पे ये प्लस चार्ज खोज रहा होगा। ठीक है, कहीं पे क्या कर रहा होगा? ये प्लस चार्ज खोज रहा होगा। इसको क्या चाहिए? प्लस चार्ज चाहिए। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इट्स एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसको प्लस चार्ज चाहिए। कार्बोकेटाइन को क्या बोलते थे? इलेक्ट्रोफाइल। कार्बन आयन को क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियोफाइल। ये टर्म हमेशा याद रखिए क्योंकि रिएक्शन में हमेशा आएगा इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, जब रिएक्शन पढ़ेंगे, और न्यूक्लियोफाइल भी आएगा वहां पे, दोनों टर्म में क्लियर होना चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल में इसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। न्यूक्लियोफाइल में इसको क्या चाहिए? प्लस चार्ज चाहिए। ठीक है, अब बताइए क्या ये लेविस बेस की तरफ वर्क कर सकता है? लेविस बेस किसको बोलते हैं? लेविस बेस जो क्या कर सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन को
डोनेट कर सकता है, मतलब 1 पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। ये वो स्पेसीज जो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेविस बेस। ठीक है, क्या बोलते हैं, लेविस बेस। लेविस एसिड क्या होता था, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, और लेविस एसिड जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, वो लेविस बेस। ठीक है, इसीलिए कार्बोनाइन क्या हो सकता है, लेविस बेस की तरह वर्क कर सकता है। अब बताइए, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर में है, 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब पेयर में है। तो इसका पेयर में है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक, है ना, हो जाएगा डायामैग्नेटिक। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, sp3। ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, कार्बन आयन का sp3 होता है। ठीक है, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है इसका। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और इसका शेप क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जाएगा इसका शेप। यहाँ पे गलती लिखा हुआ है, ये बी होगा। ठीक है, इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, अप्रोक्स 107 डिग्री। ठीक है, अप्रोक्स 107 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन देखना है। ठीक है, तो अब बताइए, कार्बन आयन पे क्या है, माइनस चार्ज। अगर इसको हम लोग जोड़ देते हैं प्लस आई ग्रुप से, ठीक है, प्लस आई ग्रुप से, तो प्लस आई ग्रुप क्या करेगा, इसको और इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन देगा, इस पे क्या होते जाएगा, माइनस चार्ज और डेवलप होते जाएगा, माइनस चार्ज और डेवलप होते जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा अनस्टेबल। ठीक है, कार्बन क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। ये कार्बन क्या चाह रहा है कि माइनस चार्ज कैसे भी क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए इसका, लेकिन प्लस आई ग्रुप क्या करेगा, माइनस चार्ज और इंक्रीज करवा देगा। इसीलिए क्या होता है, जब कार्बन आयन से प्लस आई ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा, तो उसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। जब कार्बन आयन से जब कार्बन आयन से क्या होगा, माइनस आई ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा, तो उसके स्टेबिलिटी को क्या करेगा, बढ़ा देगा। क्योंकि ये चाह रहा है कार्बन आयन की उसके पास जो माइनस चार्ज है वो क्या करे, कोई न्यूट्रल कर दे। तो माइनस आई ग्रुप क्या करता है, उसके इलेक्ट्रॉन को, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींच लेगा। कार्बन में जो माइनस चार्ज है उसको खींच के क्या करेगा, कम कर देगा। तो ये हो गया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ प्लस आई ग्रुप। तो न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पेसीज होगा, है ना, पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पेसीज को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। अब बताइए, ये तीनों रिएक्शन इंटरमीडिएट के प्रॉपर्टी समझने में कोई दिक्कत है क्या, कहीं कंफ्यूजन है क्या, क्योंकि अब क्वेश्चन बनेगा इसके स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट डिसाइड करना है। बताइए, तीनों में समझने में कोई दिक्कत है कहीं पे। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाइए, देखिए क्वेश्चन है CH3 कार्बन पे प्लस चार्ज, CD3
कार्बन पे प्लस, CT3 कार्बन पे प्लस, इसको हम लोग 1 मान रहे हैं, ये 2 नंबर है और ये 3 नंबर है। अब हम लोग को इसमें करना क्या है कि स्टेबिलिटी डिसाइड करना है इसका। तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कौन है, उसके बाद कौन होगा स्टेबल, सबसे कम स्टेबल कौन होगा। ठीक है, क्वेश्चन इसी तरह से आएगा। ठीक है, नहीं पता चला इसको और अच्छा से लिख देते हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ पे नहीं पता चल रहा है। और थर्ड नंबर में ये है और इस पे प्लस चार्ज है। तीनों में से बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। क्या जयबाजी सम पता चल रहा है। बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा। है ना, हम लोग देख रहे हैं इसमें क्या कार्बोकेटायन है ये, है ना, कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया मतलब, हाँ ठीक है ना, कार्बन पे प्लस आ गया मतलब कार्बोकेटायन है। हम लोग जानते हैं ये टी के बारे में जानते हैं, डी के बारे में जानते हैं और एच के बारे में जानते हैं। ट्रीटियम है, ड्यूटेरियम है और हाइड्रोजन है। ठीक है, अभी हम लोग जस्ट पहले पढ़े हैं, तो टी, डी और एच ये क्या करता है, प्लस आई ग्रुप लगाता है ना, ये क्या शो करता है, प्लस आई ग्रुप शो करता है। और सबसे ज्यादा प्लस आई ग्रुप किसका होता है, सबसे ज्यादा प्लस आई स्ट्रेंथ किसका होता है, टी का होता है। तो इसीलिए इसीलिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन देगा, कार्बन को, कार्बोकेटायन को, टी वाला, क्योंकि इसका स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है, इसीलिए हो जाएगा। 3 सबसे ज्यादा हो जाएगा, देन उसके बाद 2, देन उसके बाद फर्स्ट, ये ऑर्डर हो जाएगा। सही था जो सबका। ठीक है, उसी तरह अब देखिए है ना, उसी तरह ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 वाला। ठीक है, इसमें पता चल रहा है क्या, बताइए इसमें सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसका हो जाएगा।
पता चल रहा है इसमें? क्या सदर जी, आपको पता चल रहा है? इसमें क्वेश्चन क्या है देखिए, सबसे पहले CH3 CH2, इस कार्बन पे प्लस चार्ज। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है? CH3 CH, फिर CH3, इस पे प्लस चार्ज। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, थर्ड। थर्ड में है CH3 कार्बन, CH3 CH3 और इस पे प्लस चार्ज। ठीक है, फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट नंबर कंपाउंड में क्या है? है ना, फर्स्ट नंबर में क्या है? कार्बोकेटाइन यहाँ पे है ना, ये हम लोग का कार्बोकेटाइन है। ठीक है, और ये CH3 है। बताइए CH3 क्या होता है? बताइए कौन सा ग्रुप है ये? प्लस आई ग्रुप है या माइनस आई ग्रुप है? प्लस वाला प्लस है या माइनस आई ग्रुप? कौन सा ग्रुप है ये? CH3। है ना, बिल्कुल। CH3 जो है प्लस आई ग्रुप है, ये याद कीजिएगा तो अच्छा से, तो पता चलेगा। है ना, इसी में कंफ्यूजन होगा। ठीक है, प्लस आई कि माइनस आई है। तो CH3 क्या होता है? प्लस आई ग्रुप है, ये ध्यान रखिएगा। तो प्लस आई ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है ना, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को यहाँ से कार्बोकेटाइन को देगा। ठीक है, ये हो गया आपका सिनारियो किस में? ग्रुप कंपाउंड नंबर फर्स्ट। सेकेंड में देखिए, यहाँ पे एक CH3 है। ठीक है, ये भी क्या करेगा? इस कार्बोकेटाइन को अपना इलेक्ट्रॉन देगा। इस साइड भी CH3 है, ये भी क्या करेगा? कार्बोकेटाइन को अपना इलेक्ट्रॉन देगा। तो फर्स्ट नंबर में कितना तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है? एक तरफ से। सेकेंड नंबर में कार्बोकेटाइन के पास कितना कितना तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है? दो तरफ से। इस थर्ड नंबर में देखिए, है ना, इस थर्ड नंबर में देखिए, इलेक्ट्रॉन इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है और इधर से भी आ रहा है। तो कार्बोकेटाइन के पास थर्ड नंबर में इलेक्ट्रॉन कितना तरफ से आ रहा है? थ्री तरफ से आ रहा है, तीन साइड से आ रहा है। तो अब बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? कार्बोकेटाइन को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सबसे ज्यादा तीनों में से किसके पास इलेक्ट्रॉन आ रहा है? तीनों कंपाउंड में से कौन से वाला नंबर के पास आ रहा है ना, बिल्कुल लास्ट वाला के पास या थर्ड नंबर वाला के पास आ रहा है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? थर्ड नंबर वाला, देन फर्स्ट नंबर वाला, सेकेंड नंबर वाला, उसके बाद फर्स्ट नंबर वाला। ये आ जाएगा ये स्टेबिलिटी का सिनारियो। ठीक है, और इसे हमेशा याद रखिएगा, बता ही देते हैं कि इसका कंडीशन क्या है। अब बताइए ये जो कार्बोकेटाइन है फर्स्ट नंबर में जो है, प्राइमरी सेकेंड प्राइमरी या 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री,
जानते हैं कार्बन? 1 डिग्री कार्बन किसको बोलेंगे, 2 डिग्री कार्बन किसको बोलेंगे, 3 डिग्री कार्बन? ठीक है, पहले वो समझ लीजिए। जैसे ये हम अब लिख रहे हैं, अभी देखिएगा, ये कार्बन है, ये कार्बन हम लोग मान लेते हैं कि इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बताइए ये कार्बन जो है कितने मतलब अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, कितने तरफ से जुड़ा हुआ है कार्बन से? है ना, एक तरफ से जुड़ा हुआ है। अगर कोई भी कार्बन, जिस कार्बन का हम लोग को डिग्री फाइंड करना है वो कितना डिग्री का है, उस कार्बन को हम लोग को देखना है कितना कितना तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसको हम लोग देख रहे हैं एक तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन का डिग्री कितना हो जाएगा, 1 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा ये। उसी तरह उसी तरह मान लीजिए ये कार्बन है, ये इधर भी जुड़ा हुआ है और इधर भी कार्बन जुड़ा हुआ है। और हम लोग को पता करना है कि ये जो कार्बन है, ये वाला, इसका डिग्री क्या है। ठीक है, ये कितना डिग्री वाला कार्बन है। तो अब हम लोग को देखना पड़ेगा कि ये जो कार्बन है जिसका डिग्री फाइंड करना है, वह कितना तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कितना तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो कितना तरफ से जुड़ा हुआ है बताइए। ये एक तरफ हो गया, ये दूसरा साइड हो गया, 2 साइड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब इस कार्बन का डिग्री कितना हो जाएगा, 2 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला जो कार्बन है इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 2 डिग्री। तो बेसिकली होता है क्या है कि किसी भी कार्बन का हम लोग को डिग्री फाइंड करना है, तो उसको हम लोग को क्या देखना पड़ेगा कि वो कितना साइड से कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर एक साइड से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री वाला कार्बन, 2 साइड से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री वाला कार्बन, अगर 3 साइड से जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री वाला कार्बन, अगर 4 साइड से जुड़ा हुआ है 4 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हम लोग को कार्बन का डिग्री फाइंड करने का मेथड। हम लोग को देखना क्या है कि वो जो कार्बन है कितने तरफ से दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो यही कॉन्सेप्ट को हम लोग को यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट को हम लोग को यहाँ यूज करना है कार्बोकेटायन में। तो बताइए ये हम लोग का कार्बोकेटायन है और इसका हम लोग को डिग्री फाइंड करना है कि ये कार्बोकेटायन जो है कितना डिग्री वाला है। उसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि ये जो कार्बोकेटायन है कितना तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है। बताइए कितना साइड से जुड़ा हुआ है, फर्स्ट वाला एक तरफ से। ये हो गया हम लोग का 1 डिग्री कार्बोकेटायन। ठीक है, ये क्या हो गया, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। सेकेंड वाला कितना हो जाएगा, 2 साइड से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन। 3 वाला में क्या है, ये 3 साइड से कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये हो जाएगा आपका 3 डिग्री कार्बोकेटायन। ठीक है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। तो इसका ऑर्डर हमेशा ये होता है कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। 2 डिग्री कार्बन उससे थोड़ा कम स्टेबल होगा, और सबसे कम स्टेबल होता है 1 डिग्री कार्बोकेटायन। ये हमेशा सभी जगह रूल लागू होगा, चाहे वो हम लोग का एलिफेटिक कंपाउंड हो या एरोमेटिक कंपाउंड हो या साइक्लिक हो या नॉन साइक्लिक हो, हमेशा ये रूल फॉलो होगा। ठीक है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद 2 डिग्री कार्बोकेटायन, उसके बाद 1 डिग्री कार्बोकेटायन। ठीक है, ये समझ गए यहाँ तक, बताइए। क्या जयबाजी समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए, देखिए क्या इसमें समझ में आ रहा है क्या।
इसको 1 नंबर मान लेते हैं, ये 2 नंबर और ये 3। तो बताइए सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसका होगा? बताइए इसमें पता चल रहा है कि नहीं कार्बन कहाँ पे है? जहां जहां कॉर्नर दिखेगा वहां वहां कार्बन होता है, ठीक है। कार्बन नहीं लिखा हुआ है लेकिन जहां जहां कार्बन है, जहां जहां कॉर्नर है वहां वहां कार्बन है। क्या जयवा जी बताइए, समझ में आ रहा है? तो बताइए ऑर्डर, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? नहीं पता चल रहा है? इसमें देखिए कार्बन यहाँ पे है, इस वाले कंपाउंड में ये कार्बन यहाँ पे है और इसमें यहाँ पे है, ठीक है। अब इसमें देखना ये जो कार्बोकेटायन है इसको कितना तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है? इस तरफ से। यहाँ वाला जो कार्बोकेटायन है इसको कितना तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है? 2 तरफ से। यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ वाला जो कार्बन है इसको कितना तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहा होगा? 3 तरफ से, इधर से भी, इस साइड से भी, इस साइड से भी। तो अभी हम लोग पढ़े हैं, तो ये 3rd नंबर वाला जो है इसमें 3 साइड से इसको क्या है, ये 3 साइड से ये कार्बन से जुड़ा हुआ है और फर्स्ट वाला एक तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये हम लोग का हो गया 1st डिग्री कार्बोकेटायन, ये हो गया 2 डिग्री कार्बोकेटायन और 3rd वाला हो गया 3 डिग्री कार्बोकेटायन। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्लियर हो गया। अभी हम लोग पढ़े थे 3 डिग्री कार्बोकेटायन क्या होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 2 1, है ना। 3 2 1 इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। क्या पता चल रहा है? बोलिए जयवा जी। हाँ, तो हमेशा ये हम लोग को जब भी कार्बोकेटायन आएगा तो हम लोग को ये देखना है कि कौन 3 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है, देन उसके बाद डिसाइड कर लेंगे हम लोग। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री।
सुनाइए, क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। ये 1, ये 2, ये 3 है ना। अब तो बहुत जल्दी जल्दी पता चल रहा होगा। है ना, बिल्कुल सही है दोनों का। इसका हो जाएगा 3, 2, 1 है ना। सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। 5 नंबर में देखिए, 5 नंबर थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको बताते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाता है, sp। ठीक है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp, दोनों का sp। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडेशन कितना हो जाता है, sp2, sp2। यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना होता है, sp3। ठीक है, sp3। तो इसमें क्या होगा, जिसमें ये ऐसा वाला कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, ठीक है, जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। ठीक है, sp वाला कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा। उसके बाद उससे कम किसका हाइब्रिडेशन, उसके बाद उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होगा, sp2 वाला का। सबसे कम sp3 हाइब्रिडेशन कार्बन का क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर अगर कार्बन sp वाला है, sp2 वाला है और sp3 वाला कार्बन है, तीनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो जाएगा, sp वाला कार्बन। ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है ज्यादा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ज्यादा खींचेगा अपने तरफ। तो सबसे ज्यादा बताइए इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा, sp वाला कार्बन। ठीक है, मतलब कि माइनस माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है कहने का मतलब प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, कम होगा उसका। ठीक है, sp वाला कार्बन का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है, तो इसका मतलब उसका प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। और sp3 वाला कार्बन का क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट कम है, तो इसका मतलब क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। तो सेम यहाँ पे देखिए, ये हम लोग का कार्बोकेटायन है, इस कार्बोकेटायन से CH3 जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो sp3 वाला कार्बन है, ये कार्बोकेटायन है, इसमें जो कार्बन जुड़ा हुआ sp2 वाला जुड़ा हुआ, और ये भी कार्बोकेटायन है, और इससे जो जुड़ा हुआ है वो कार्बन क्या कैसा है, sp वाला कार्बन है। तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा sp वाला कार्बन का। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा। ये क्या करेगा, ये भी खींचेगा लेकिन थोड़ा कम खींचेगा। और sp3 वाला क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता नहीं है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ये देता है, प्लस आई ग्रुप लगाता है, प्लस आई इफेक्ट लगाता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बताइए, कार्बोकेटायन को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। कार्बोकेटायन को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन sp वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो अनस्टेबल कर रहा है। sp2 वाला भी क्या कर रहा है, अनस्टेबल कर रहा है, लेकिन sp वाला से कम कर रहा है। लेकिन sp3 वाला क्या कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, स्टेबल कर रहा है। तो ठीक है, तो बताइए, तो इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, उसके बाद 2, उसके बाद 3। तो ये लो हमेशा फॉलो करेगा, जहां भी दिख गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला कार्बन, वो प्लस आई इफेक्ट हो। जहां sp वाला दिख गया
वो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। और sp2 वाला भी दिख गया, वो भी माइनस शो करता है, लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होता है? sp वाला कार्बन का ज्यादा होता है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। ठीक है, एक बार ये देख लीजिए। NO2 क्या है? ये NO2 है। NO2 माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। NF3 माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। O पे माइनस प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। Br माइनस आई इफेक्ट शो करता है। ठीक है, ये याद कीजिएगा तो पता चलेगा सारा कौन कौन इफेक्ट, कौन कौन का मतलब कंपाउंड्स जो है कौन इफेक्ट शो कर रहा है। हम बता दिए हैं कौन कौन इफेक्ट शो कर रहा है। एक बार फिर से देख लीजिए, ये जो है माइनस आई इफेक्ट, NF3 माइनस आई इफेक्ट, O पे माइनस प्लस आई इफेक्ट, और Br माइनस आई इफेक्ट शो करता है। तो बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा इसमें? ये कार्बोकैटायन है, ये ध्यान में रखना है, ये कार्बोकैटायन है सभी में, सभी में कार्बोकैटायन। है ना? 3 वाला क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है? O पे माइनस प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को दे रहा है ना? सबसे अनस्टेबल कौन सा हो जाएगा? सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा NF3, NF3 वाला। क्यों? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि NF3 पे प्लस चार्ज का माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तीनों में से सबसे ज्यादा होगा। तो ये सबसे ज्यादा 2 नंबर सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। उससे थोड़ा कम अनस्टेबल कौन रहेगा? NO2 वाला, और उससे भी कम अनस्टेबल रहेगा Br वाला। इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा स्टेबिलिटी का? 3 सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद 4 नंबर ज्यादा स्टेबल, उसके बाद 1 नंबर ज्यादा स्टेबल, और सबसे अनस्टेबल हो जाएगा आपका 2 नंबर। तो बताइए ये समझ में आया? ये क्वेश्चन है स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई इफेक्ट पे। सब माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, ये भी, ये तीनों। ठीक है, तीनों में सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट कौन लगाएगा? NF3 पे प्लस, उसके बाद NO2, और सबसे कम माइनस आई इफेक्ट कौन लगा रहा है इसमें? Br। बताइए क्वेश्चन समझ में आ गया ना? या नहीं समझ में आया ये? ठीक है, इसी तरह जो है इसमें देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है। अभी 6 तक हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, इसमें और भी क्वेश्चन है। ये डाउनलोड किए हैं या नहीं उसमें से? बताइए, स्टडी मटेरियल सेक्शन से डाउनलोड किए हैं या व्हाट्सएप पे भेज दें? ठीक है, तो व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे। इसमें से जितना भी क्वेश्चन है कॉपी पे बनाइएगा, कॉपी पे पहले लिख लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, इसमें कितना क्वेश्चन है? 18 के आसपास क्वेश्चन है। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा। 6 तो बना ही लिए, 12 क्वेश्चन बच रहा है, उसको सब ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने का। कल तो हम बताएंगे ही सारा क्वेश्चन फिर। ठीक है, अगर ये आपका, आप यहाँ से स्टेबिलिटी अगर आप कंपेयर करना सीख गए, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, देखिएगा आप एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में बहुत डायरेक्टली आ जाता है ये।
उसमें क्या होगा, रिजोनेंस भी यूज करना पड़ेगा, प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट भी यूज करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग माइनस आई इफेक्ट से जाते हैं, उसके बाद रिजोनेंस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग फिर मिक्स करके पढ़ेंगे। ठीक है, अगर जीओसी कंप्लीट हो गया आपका अच्छा से, तो रिएक्शन तो बहुत इजी हो जाता है, बहुत इजी। ठीक है, रिएक्शन बहुत इजी हो जाएगा पढ़ना। इसीलिए जीओसी अच्छा से कंप्लीट कर लीजिए, रिवाइज कीजिए बार बार, समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो रिवाइज कीजिएगा इतना। क्वेश्चन हम सेंड कर देंगे लिख के, या यही हम लोग पीडीएफ सेंड कर दे रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन लिखिएगा कॉपी पे, फिर बनाइएगा। ठीक है, तो लिव है ना, अब लिव करते हैं।